हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3। बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ और सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आज हम लोग करने वाले ओम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर एंड वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स इससे पहले वाला लेक्चर मेरा नहीं देख पाए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, प्लीज़ उस लेक्चर को भी आप एक बार ज़रूर देखें। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक न्यूमेरिकल्स, जो कि बेस्ड होंगे किस पे, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जरा रो होती है उस वायर की रेजिस्टिविटी, एल होती है लेंथ ऑफ द वायर एंड ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आपने ये कहा था बच्चों कि वॉल्यूम जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है वायर का, तो दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया था रो एल स्क्वायर अपॉन वी, रो एल स्क्वायर अपॉन वी। वी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम हो गया। और तीसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया था ए की टर्म्स में, जिसे हमने कहा था रो वी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो आपने ये कहा था कि अगर हम लोग किसी भी वायर की लेंथ को n टाइम इंक्रीज कर दे बच्चों, तो अगर यहाँ पे हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दे तो n का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वायर का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होता है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। बच्चों, पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम। रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है, वायर का 10 ओम गिवन है, एंड लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स थ्राइस बाय स्ट्रेचिंग इट। अगर आपने इस वायर को स्ट्रेच किया तो इसकी जो लेंथ है बच्चों वो कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है न्यू रेजिस्टेंस। पहला आपको फाइंड आउट करना है कि इस वायर का न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। और बच्चों सेकंड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस वायर की रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो बच्चों देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमने इस वायर की रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस को कितना कर दिया बच्चों, 3 टाइम्स कर दिया, मतलब हमने जो लेंथ को, अभी हमने लेंथ कितनी थी बच्चों, हमारी L थी, लेकिन अब अपने लेंथ को कितना कर दिया बच्चों, 3 टाइम्स कर दिया बाय स्ट्रेचिंग इट। बच्चों ध्यान रखें, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए बाय स्ट्रेचिंग इट। अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करके लेंथ को 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो अगर लेंथ को बच्चों हमने स्ट्रेच करके n टाइम्स किया तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना इंक्रीज होता है, n स्क्वायर टाइम्स। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू R, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 9R। और R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है, R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 ओम। तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10, यानी कि ये न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 90 ओम। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड आपसे पूछा है इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों, किसी भी वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल्स पे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पहला नेचर ऑफ द मटेरियल पे और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब रेजिस्टिविटी इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, तो यानी कि लेंथ पे रेजिस्टिविटी कभी डिपेंड नहीं करती, तो रेजिस्टिविटी इसकी कैसी रहेगी बच्चों, रेजिस्टिविटी इसकी एज इट इज रहेगी, यानी आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नो चेंज। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग इट, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। अगर आपने किसी वायर को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को 10% आपने इंक्रीज कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेंथ को आपने 10% इंक्रीज किया है बच्चों, यहाँ पे लेंथ को आपने 10 टाइम्स इंक्रीज नहीं किया है। ओके, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कहीं आप ऐसा मत कर देना यहाँ पे कि R' इक्वल टू 10 का स्क्वायर इंटू, यानी कि आप कहेंगे कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 100 टाइम्स इंक्रीज होगा। नहीं, हमने परसेंटेज इंक्रीज किया है, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने इसको ऐड किया है, ठीक है। तो बच्चों ये जरूर ध्यान रखना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट इनिशियल लेंथ
आपने कितनी एज्यूम कर ली बच्चों, इनिशियल लेंथ आपने एज्यूम कर ली बच्चों L, ठीक है। नाउ फाइनल लेंथ यानी न्यू लेंथ कितनी हो गई इसकी, न्यू लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी यहाँ पे L डैश इक्वल टू, बच्चों पहले कितनी थी L थी, इसके अंदर आपने ऐड कर दिया 10% ऑफ L, यानी कि आप कह सकते हैं 10% मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू एल, यानी कि न्यू लेंथ आपको इसकी मिल जाएगी बच्चों 1.1 इंटू एल। हाँ, अब आप कह सकते हो कि आपने जो लेंथ है वो कितना टाइम्स इंक्रीज किया बच्चों, 1.1 टाइम्स इंक्रीज किया, 1.1 टाइम इंक्रीज किया। ओके, नाउ न्यू रेजिस्टेंस। अब बच्चों अगर लेंथ आपकी 1.1 टाइम इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू, हमें पता है लेंथ अगर 1.1 टाइम इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, 1.1 का स्क्वायर, यानी कि आर डैश इक्वल टू आपको मिलेगा 1.1 का स्क्वायर इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था बच्चों, आर इक्वल टू, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1.21 इंटू आर। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। बच्चों ध्यान रखें, जब भी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिफरेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100। बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें, डिफरेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100। और डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है तो पहले कम था बाद में आपको ज्यादा मिला, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब कोई क्वांटिटी पहले आपके पास में ज्यादा थी और बाद में आपको कम मिली मतलब वो डिक्रीज हुई। तो डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, या तो इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। फाइनल माइनस इनिशियल यानी डिफरेंस अपॉन इनिशियल इनटू 100। बच्चों यहाँ रखें, वैल्यूज पुट करें हम लोग, तो ये मुझे मिल गया 1.21 आर माइनस आर अपॉन R इंटू 100। बच्चों अगर यहाँ से हम लोग R कॉमन लें तो ये मुझे मिल जाएगा 1.21 माइनस 1, इन ब्रैकेट मुझे मिलेगा 1.21 माइनस 1 अपॉन R इंटू 100। R से R बच्चों कैंसिल आउट हो गया, ये मुझे मिलेगा 0.21 इंटू 100, और 0.21 इंटू 100 को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 21%, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, 21%। ओके, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ रेडियस ऑफ द वायर इज डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, रेडियस ऑफ द वायर इज डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग इट। आपने किसी वायर को स्ट्रेच करके इसकी रेडियस को कितना कम कर दिया बच्चों, 3 टाइम्स डिक्रीज कर दिया। ओके, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस, ओके। अब बच्चों यहाँ देखिए, हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ हमें लेंथ गिवन नहीं है, यहाँ हमें गिवन है रेडियस। ओके, तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं R इक्वल टू रो वी अपॉन ए स्क्वायर। तो मान लेते हैं न्यू इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था बच्चों, इनिशियली रेजिस्टेंस था R इक्वल टू रो वी अपॉन ए का स्क्वायर। और बच्चों ए को हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर रेडियस अपने को गिवन है तो हम लोग कह सकते हैं पाई आर का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, रो वी अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ओके, तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, रजिस्टिविटी कैसी है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, पाई ऑलवेज कांस्टेंट है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस किसके डिपेंड करता है बच्चों, R⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नाउ अगर आपने अब रेडियस कितना कर दिया बच्चों, अब आपने रेडियस कर दिया, पहले कितना था आपका R, अब 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया, मतलब आप रेडियस मिल गया आपको R/3। अगर इस R/3 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करें बच्चों, तो R' इक्वल टू रो वी अपॉन यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करें रो वी अपॉन पाई स्क्वायर, और R की जगह हमने पुट किया बच्चों यहाँ पे R' और R' को हमने पुट किया R/3 की होल पावर 4। ओके, तो बच्चों 3 की पावर 4 हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो गया, एंड रो वी अपॉन पाई स्क्वायर R⁴ को हम लोग कह सकते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस R। बच्चों 3⁴ कितना हुआ, 3⁴ हो गया, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81। तो न्यू जो रेजिस्टेंस बच्चों आपको मिलेगा वो 81 टाइम्स इंक्रीज होगा।
ओके, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इफ हाफ पोर्शन ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच ए वे इट्स टोटल लेंथ बिकम्स 1.5 L। बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने पास में एक वायर है, मान लेते हैं इस वायर की इनिशियल लेंथ कितनी है बच्चों L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो कितना हो गया A। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है R इक्वल टू वो कितना हो जाएगा रो L अपॉन A, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि इसका जो हाफ पार्ट है उसको हमने केवल स्ट्रेच किया। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, ये जो पूरा वायर है इसके केवल हमने हाफ पार्ट को यहाँ पे स्ट्रेच किया, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है मेरा एज इट इज है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर एरिया चेंज ना हो। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों R/2, और ये वाला जो पोर्शन है बच्चों इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया R/2। ओके, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो हाफ पोर्शन है बच्चों हमने इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया ताकि इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई 1.5 L। इनिशियल लेंथ कितनी थी बच्चों L। अच्छा, L में से ये वाली जो लेंथ है बच्चों ये कितनी हो गई, ये लेंथ हाफ हो गई, मतलब L/2। ठीक है, और इस L/2 को हमने इतना इंक्रीज किया कि इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई बच्चों 1.5। तो 1.5 में से इस L/2 को हम लोग माइनस करें तो नेक्स्ट जो लेंथ मुझे मिलने वाली है बच्चों वो मिलने वाली है कंप्लीट L। कितनी मिलने वाली है बच्चों यहाँ पे कंप्लीट L। तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी बच्चों स्ट्रेच करने के बाद में ये कितनी हो गई L प्लस L/2 यानी 1.5 L। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दें, अभी इसकी लेंथ कितनी थी L/2। L/2 को आपने स्ट्रेच करके कितना कर दिया L कर दिया, मतलब यहाँ पे आपने लेंथ को डबल कर दिया। ओके, अगर आप लेंथ को डबल करते हैं बच्चों, लेंथ को 2 टाइम्स करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होता है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हो गया। इनिशियल इस हाफ पार्ट का रेजिस्टेंस कितना था बच्चों R/2, लेकिन अब इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा बच्चों ये कितना मिल जाएगा आपको, R/2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा 4R/2। ओके, तो फाइनल रेजिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं R/2 प्लस इसका कितना हो गया बच्चों 4R/2, यानी कि फाइनल जो रेजिस्टेंस हो गया R फाइनल इक्वल टू कितना हो गया R/2 प्लस 4R/2। इसको सॉल्व करने पे बच्चों ये मुझे मिल गया 5R/2। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस एंड फाइनल रेजिस्टेंस का, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे R/R डैश। तो बच्चों R/R डैश यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 2/5। गॉट इट। ओके, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्यूबॉइड गिवन है। ठीक है, और ये जो क्यूबॉइड है इसकी साइड्स आपको गिवन है बच्चों A, B एंड C। सपोज करो ये हमें एक क्यूबॉइड गिवन है बच्चों, ये जो लेंथ है ये जो साइड है ये आपको गिवन है A, एंड ये जो साइड है बच्चों ये आपको गिवन है B, एंड ये जो साइड है ये आपको गिवन है यहाँ पे C। ओके ओके, अब सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट A एंड B। ओके, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का क्रॉस मुझे फाइंड आउट करना है। सेकंड मुझे फाइंड आउट करना है R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट P एंड Q, यानी कि इन दोनों फेसेस का क्रॉस मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड थर्ड बच्चों समझना इसको, थर्ड हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे फाइंड आउट करना है बिटवीन फेसेस बच्चों, बैकवर्ड जो फेसेस है इसको हम लोग बोल देते हैं X और इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे Y, यानी कि ये जो फेसेस हैं जो Z डायरेक्शन का क्रॉस है इसके इक्विवेलेंट मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझे आप। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन है A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। सबसे मैक्सिमम लेंथ है A, उसके बाद आपको गिवन है B एंड फाइनली आपको गिवन है बच्चों C। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, अगर मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है यहाँ पे AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मान लेते हैं इस क्यूब की डेंसिटी कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है आपको रो है, तो रो L/A। बच्चों यहाँ ध्यान दें, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस फाइंड आउट करना है तो मुझे इन दोनों फेसेस के बीच का डिस्टेंस यानी L लेना पड़ेगा यहाँ पे A, तो रो A/, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों लेंथ के अलावा जो भी साइड्स बची वो जो उनको मल्टीप्लाई करें तो वो हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों BC। ओके, सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है RPQ, अगर हम लोग PQ की बात करें बच्चों तो RPQ इक्वल टू RPQ मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे, इन दोनों फेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया स्मॉल b के इक्वल, तो ये हो गया रो B/, अब B के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा एरिया होगा, तो एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा AC। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है RXY, तो बच्चों X और Y ये वाली हो गया।
ठीक है, जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है दोनों साइड्स के बीच का वो कितना है बच्चों, सी। तो ये हो जाएगा रो सी अपॉन, अब सी के अलावा जो भी बचा ए और बी वो क्या देगा आपको, एरिया देगा। तो यहाँ पे ए इंटू बी आपका एरिया हो गया। ओके, चलिए अब क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि इस क्वेश्चन में आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम का रेशियो फाइंड आउट करो। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर हमें आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बच्चों तो एल कैसा होना चाहिए, मेरा मैक्सिमम, एंड ए कैसा होना चाहिए बच्चों, मिनिमम। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपने एल को मैक्सिमम लिया तो आपके पास में एक ही केस बचेगा कि आपको एरिया तो सिंपल वही लेना पड़ेगा जो है बी इंटू सी। अगर आपने लेंथ को मैक्सिमम कंसीडर किया है तो एरिया ऑटोमेटिकली आपको मिनिमम मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं कि आर मैक्सिमम इक्वल टू बच्चों हो जाएगा एल मैक्सिमम अपॉन एरिया अपॉन आर मिनिमम। अगर चाहिए तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं बच्चों एल मिनिमम अपॉन एरिया। सिंपल है। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, और रो से रो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है तो रो से रो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एल मैक्सिमम। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितनी है, ए, तो ए को हमने एज इट इज रखा, और एरिया कौन देगा हमें, ए के अलावा जो भी साइड्स होगी वो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको बी इंटू सी। ओके, सिमिलरली एल मिनिमम की बात करें, मिनिमम जो लेंथ है बच्चों वो हो जाएगी आपकी सी अपॉन एरिया क्या देगा, सी के अलावा जो भी साइड्स है वो आपको एरिया देगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी। बच्चों यहाँ इसको सॉल्व करें हम लोग तो फाइनल आंसर मुझे मिल गया ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बी से भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, यानी कि जो लेंथ के स्क्वायर का रेशियो होगा बच्चों, जो लेंथ के स्क्वायर का रेशियो होगा मैक्सिमम और मिनिमम का, वही रेशियो होगा रेजिस्टेंस के मैक्सिमम और मिनिमम का। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास में एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा। बच्चों सपोज करो मेरे पास में एक सिलेंडर है और इसकी लेंथ कितनी है एल, ओके, और इसका रेडियस कितना है बच्चों आर है। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखें आर इक्वल टू रो, लेंथ कितनी हो गई बच्चों एल अपॉन रेडियस हमने अज्यूम कर लिया स्मॉल आर, तो ये मुझे मिल गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर का स्क्वायर। ओके, ये तो केस नंबर 1 हम लोग जानते हैं। अब बच्चों सपोज करो यहाँ पे मेरे पास में एक होलो सिलेंडर है कुछ इस टाइप से। ओके, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ आपने अज्यूम कर ली एल। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैसा बच्चों सॉलिड हो गया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा है यहाँ पे हॉलो है, मतलब हॉलो सिलेंडर आप कह सकते हैं। इसके इनर जो रेडियस है बच्चों वो आप कह सकते हैं स्मॉल ए, और इसके जो आउटर रेडियस है बच्चों वो आप कह सकते हैं स्मॉल बी। अब इस केस में इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनने वाला है आर इक्वल टू रो एल अपॉन। अब बच्चों यहाँ पे हमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना लेना पड़ेगा, ये जो सैडेड एरिया है बच्चों इसको हमें केवल यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो सैडेड एरिया है केवल इसको हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये तो इसमें हॉलो है। ठीक है, और इसकी रजिस्टिविटी आपने कितनी अज्यूम कर ली बच्चों, रो अज्यूम कर ली। ठीक है, तो आर इक्वल टू रो एल। अच्छा एरिया, अब मुझे यहाँ पे इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम लोग क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट एरिया फाइंड आउट कर लें, इस कंप्लीट सर्किल के एरिया फाइंड आउट कर लें, इसमें से ये वाला जो सर्किल है इसका एरिया फाइंड आउट कर लें, तो मुझे सैडेड जो एरिया है वो मिल जाएगा। यहाँ देखिए सपोज करो मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल ए और इसकी रेडियस कितनी है बी। आपको ये सैडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप कंप्लीट एरिया में से यानी कि इस पूरे सर्किल के एरिया कितना होगा पाई बी स्क्वायर। इसमें से ये जो स्मॉल सर्किल बन रहा है इसके एरिया को हम लोग माइनस कर दें तो ये मुझे कितना मिल गया माइनस पाई ए स्क्वायर। ओके, तो अगर हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर लें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आया समझ में। चलिए अब इस कंसेप्ट पे हम लोग एक तीसरा क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है अब ये हॉलो नहीं है, ये कैसा पार्ट हो गया बच्चों, यहाँ पे ये सॉलिड हो गया।
यानी कि दो डिफरेंट आपने मटेरियल्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, ठीक है। और ये जो मटेरियल है जिसकी रेडियस ए है, इसका रजिस्टिविटी कितनी है बच्चों, ρ1, और इसकी जो रजिस्टिविटी है बच्चों ये कितनी हो गई, ρ2। अब इस कंप्लीट सिलेंडर का नेट रेजिस्टेंस कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं बच्चों, दो रजिस्टर से मेरे पास में दो सिलेंडर से, एक हो गया मेरे पास में इनर सिलेंडर और एक हो गया मेरे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक का आउटर सिलेंडर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों सिलेंडर्स हैं ये दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल में हैं। पैरेलल का मतलब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे इन दोनों साइड्स में इनको अलग अलग करूँ बच्चों को इस टाइप से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में एक तो मेरे पास में ये वाला सिलेंडर हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, और इसकी रजिस्टिविटी आपको गिवन है बच्चों ρ1 और इसकी रेडियस आपको गिवन है बच्चों a, ठीक है। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा मेरे पास में एक ये वाला सिलेंडर है कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये हॉलो हो गया। ये रेडियस आपको गिवन है बच्चों कंप्लीट आपको गिवन है b और स्मॉल रेडियस आपको गिवन है बच्चों a। तो दूसरा सिलेंडर हो गया हमारा ये शेडेड पार्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से उठा के इसके अंदर इंसर्ट कर दूं, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से उठा के इसके अंदर इंसर्ट कर दूं तो ये डायग्राम बनेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि इस डायग्राम में आपके पास में दो सिलेंडर्स हैं और दोनों सिलेंडर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो दोनों सिलेंडर अगर बच्चों एक दूसरे के पैरेलल हुए और इस सिलेंडर की रजिस्टिविटी कितनी है बच्चों ρ2, लेंथ दोनों की इक्वल रहेगी a, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले वाले सिलेंडर का जो रेडियस है पहले वाले सिलेंडर का जो रेजिस्टेंस है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे R1। तो R1 का फॉर्मूला बच्चों होगा रजिस्टिविटी ρ1 इंटू लेंथ अपॉन पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी पाई a स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे R2 इस सिलेंडर की बात करें तो इसका रजिस्टिविटी कितनी है बच्चों ρ2 लेंथ एज इट इज अपॉन, अब हमें केवल यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था पाई b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं बच्चों, ये दोनों रजिस्टेंस किस में हो गए, ये दोनों रजिस्टेंस हो गए यहाँ पे पैरेलल में। तो पैरेलल में आर नेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn एंड पैरेलल में 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस तरीके से ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस हम लोग एक कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो यहां से हम लोग वैल्यू पुट करें R नेट इक्वल टू R1, R1 कितना है बच्चों ρ1L अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू R2 की वैल्यू कितनी है ρ2L अपॉन पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन, ऐड करें ये मुझे मिल जाएगा ρ1L अपॉन पाई a स्क्वायर प्लस ρ2L अपॉन पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम लें तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आने वाला है, एलसीएम यहाँ आने वाला है, इसको हम लोग एज इट इज पुट करते हैं। ये मुझे मिल गया ρ1 ρ2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके, अपॉन। तो यहाँ से एलसीएम हम लोग लें तो एलसीएम हमारा आने वाला है पाई स्क्वायर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ मुझे मिलने वाला है पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ मुझे मिलने वाला है ये मल्टीप्लाई में आएगा इसके साथ में ρ1 इंटू एल एज इट इज हो गया, और पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ मुझे मिलने वाला है ρ2L और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा पाई इंटू ए का स्क्वायर। गॉट इट। चलिए बच्चों, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, आर नेट इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल गया ρ1 ρ2L स्क्वायर अपॉन बच्चों यहाँ पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए
ये मुझे मिल गया बच्चों रो 1 L पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रो 2 L पाई ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम लोग L इंटू पाई को कॉमन लें तो ये मुझे मिल जाएगा रो 1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रो 2 इंटू ये मुझे मिल जाएगा ए का स्क्वायर। ओके बच्चों यहाँ L से L कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आर इक्वल टू रो 1 रो 2 अपॉन पाई रो 1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रो 2 इंटू ए का स्क्वायर। ये मुझे मिल गया यहाँ पे बच्चों फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन की आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ ए स्फेरिकल शेल फॉर रेडियल करंट फ्लो। बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल शेल अज्यूम किया, ओके, और इसका जो इनर रेडियस है वो आपने अज्यूम कर लिया ए एंड आउटर रेडियस आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों वी, ठीक है। और ये जो मटेरियल है बच्चों इसका रेजिस्टिविटी आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पे रो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो शेल है ये कैसा है, सॉलिड है ना, और ये वाला पार्ट कैसा है, इसमें होलो है। तो देखिए बच्चों अगर यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैंने रखा हायर पोटेंशियल पे, इस वाले पार्ट को मैंने रखा लोअर पोटेंशियल पे, तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट में करंट फ्लो होगा। और कहाँ फ्लो होगा बच्चों, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे हीट वाले चैप्टर में कि अगर सपोज करो यहाँ पे जो इनर स्फीयर है, इनर जो पार्ट है इसका टेम्परेचर हाई है, ठीक है, और लोअर जो पार्ट है आउटर पार्ट है इसका टेम्परेचर लो है, तो बच्चों यहाँ पे हीट फ्लो करती है हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। कितनी हीट, उस हीट का जो रेजिस्टेंस है, मतलब वो जो करंट फ्लो हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं हीट करंट, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो भी हम लोग कुछ इसी तरीके से वहां पे फाइंड आउट करते हैं। ओके तो यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ऐसे ही करंट फ्लो होगा ना, तो इस करंट की वैल्यू आपको कितनी है ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसे हम लोग लेंथ कंसीडर करते हैं। जिस डायरेक्शन में बच्चों करंट फ्लो होता है उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पे लेंथ कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक बहुत छोटा सा पार्ट आपने अज्यूम किया, एक स्ट्रिप आपने अज्यूम की, और ये जो स्ट्रिप है इसकी जो विड्थ है ये आपने कितनी अज्यूम कर ली बच्चों dx। ओके इसकी जो विड्थ है ये आपने कितनी अज्यूम कर ली बच्चों dx, और कितना डिस्टेंस पे अज्यूम किया आपने x। हम लोग कुछ यहाँ पे इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे सेंटर से एक स्ट्रिप अज्यूम की बच्चों, और इस स्ट्रिप की रेडियस कितनी हो गई x, और इसकी जो विड्थ है बच्चों ये कितनी हो गई, इसकी विड्थ हो गई dx। ओके अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब जब हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे लेंथ हम लोग कितनी लेने वाले हैं dx, लेंथ कितनी अज्यूम करने वाले हैं dx, और क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब इस पूरे स्फीयर का, ये जो हमें एक स्फीयर मिला होलो स्फीयर, इस कंप्लीट स्फीयर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा बच्चों वहां से हीट बाहर निकलेगी। तो यानी कि यहाँ पे मुझे इस स्मॉल पार्ट का कितना रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कंप्लीट सेल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए इस स्मॉल पार्ट से कितना रेजिस्टेंस बाहर निकलेगा, तो स्मॉल पार्ट से कितना बाहर निकलेगा बच्चों dr फ्रॉम स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट से कितना बाहर निकलेगा dr इक्वल टू रो इंटू लेंथ कितनी अज्यूम करेंगे यहाँ पे dx अपॉन एरिया कितना हुआ बच्चों इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई इंटू एक्स का स्क्वायर। ये स्फीयर का एरिया कितना हुआ, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे आएगा 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक स्फीयर है तो स्फीयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे कंप्लीट आर को फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे विद द प्रॉपर लिमिट रो dx अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों यहाँ पे देखें अपना वेरिएबल क्या है, अपना वेरिएबल यहाँ पे x है, तो अपना जो इनर सरफेस है इसका रेडियस कितना है बच्चों a, और आउटर का कितना हो गया b, यानी कि अपना जो मटेरियल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इनर मिनिमम, इसकी लोअर लिमिट होगी x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो x की मिनिमम वैल्यू हो गई यहाँ पे a, और x की फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बच्चों b। ओके तो r इक्वल टू यहाँ से रो अपॉन 4 पाई हमने कॉमन ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट्स हो गई बच्चों a टू b।
फाइंड आउट, इसको जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए। रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी a टू b। बच्चों ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे रो अपॉन 4 पाई -1 अपॉन एक्स, लिमिट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगी a टू b, और फाइनल आंसर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन रो अपॉन 4 पाई -1 अपॉन b माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a, यानी कि 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, और फाइनली हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये मुझे मिल जाएगा रो अपॉन 4 बाई एलसीएम आ गया बच्चों ए बी, ओके, और ये आ गया यहाँ पे b माइनस ए। तो इस केस में इसका जो थर्मल, इसका जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो हो जाएगा रो अपॉन 4 पाई b माइनस ए अपॉन ए बी। गॉट इट? यहाँ तक आया समझ में आपको? ओके आइए बच्चों जल्दी से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो डिपेंडेंट होगा रेजिस्टेंस की लेंथ पे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। बच्चों क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि हमारे पास में एक रिंग है, ओके, ये एक रिंग आपने अज्यूम की, और इस रिंग का जो टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, R, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो रिंग है यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट अज्यूम किए बच्चों, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ये वाला पॉइंट हमने अज्यूम किया बच्चों A, और ये वाला पॉइंट आपने अज्यूम कर लिया बच्चों B। इसको आपने अज्यूम किया A और इसको आपने अज्यूम कर लिया B। अब पॉइंट A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए ये जो कंप्लीट रिंग है, अगर हमने इस रिंग के ऊपर 2 पॉइंट्स अज्यूम किए तो क्या इससे इस रिंग के एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया वो चेंज हो गया? नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीट जो रिंग है, अगर हम लोग इस कंप्लीट रिंग की लेंथ को L अज्यूम करें बच्चों तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, यानी कि आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर आपका एरिया फिक्स हो गया, यहाँ पे रिंग की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो फिक्स हो गया, तो रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना था, R। अगर हम लोग इस पार्ट को देखें, ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री, मतलब ये हो गया रिंग का 1/4 पार्ट, यानी कि इस पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है यहाँ पे L/4, और ये वाला जो पार्ट है बच्चों इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3L/4, तभी तो इसकी कंप्लीट रिंग की लेंथ कितनी मिलेगी आपको, वापस L मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास में 2 पॉइंट्स हो गए, एक हो गया पॉइंट A और दूसरा हो गया बच्चों पॉइंट B। अच्छा ये जो लेंथ है बच्चों इसकी, ये लेंथ है आपको 3L/4, और आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस हो गया बच्चों ये हो जाएगा 3R/4, और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा R/4, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि ये दोनों रजिस्टर्स किसमें है, सीरीज में है, तो सीरीज में R नेट का फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों R कितना है 3R/4 एंड R2 कितना है R/4, तो जल्दी से वैल्यू पुट करें हम लोग, ये मुझे मिल गया 3R/4 इंटू R/4 अपॉन, नीचे मुझे मिल गया R1 प्लस R2 यानी 3R/4 प्लस R/4 इक्वल टू बच्चों ये मुझे मिल गया 3R² अपॉन 3R/4 प्लस R/4, ये मिल गया मुझे इनिशियल रेजिस्टेंस जो कि R के इक्वल था, तो ये मैंने R पुट किया बच्चों, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे 3R/16, ओके। हाँ तो बच्चों अभी तक हमने सीखा रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की हमने, अब हम लोग सीखते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पे टाइप ऑफ रजिस्टर्स। टाइप ऑफ रजिस्टर बच्चों रजिस्टर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास में वायर वाउंड रजिस्टर्स, वायर वाउंड रजिस्टर्स, और सेकंड होता है बच्चों हमारे पास में कार्बन रजिस्टर। कैसा होता है बच्चों, कार्बन रजिस्टर, ओके। नाम से तो चल रहा है बच्चों वायर वाउंड, इसका मतलब जो एक वायर लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, उससे जो रजिस्टर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायर वाउंड रजिस्टर। बच्चों इसका सिंपल सा एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होता है रियोस्टेट। इसका सिंपल सा एग्जांपल होता है बच्चों रियोस्टेट, जो कि आपने अपने स्कूल में लैब के अंदर देखा होगा, फिजिक्स लैब के अंदर, ठीक है। रियोस्टेट का बेटा कंसेप्ट क्या होता है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक वायर यहाँ पे इस तरीके से वाउंड कर दिया, ओके। इस वायर को आपने यहाँ पे वाउंड कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है। अच्छा ये जो वायर है इसका जो ये एक सिंगल वायर है, मतलब इसकी रो कैसी है बच्चों, कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये एक सिंगल वायर है, इसका रो यानी कि वायर का मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, एक सिंगल वायर है, सिंगल मटेरियल का है, तो रो कैसा है बच्चों, इसका कांस्टेंट है। ये जो पूरा वायर है इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो भी कांस्टेंट है, यानी कि इसका एरिया भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस आर है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, इसकी लेंथ पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो बच्चों इस वायर का एक एंड हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, एक एंड को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और सेकंड कनेक्शन हम लोग करते हैं इसको यहाँ से। एक कनेक्शन यहाँ भी होता है और एक कनेक्शन अपना यहाँ भी होता है। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे हमने एक कनेक्शन किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बैटरी अज्यूम की, अगर मैंने इस बैटरी का कनेक्शन कर दिया बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला वायर का फर्स्ट एंड हो गया और ये वाला इस वायर का लास्ट एंड यहाँ कनेक्टेड है। तो अगर मैंने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस वायर का जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है, जो कि कंप्लीट लेंथ है, तो कंप्लीट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करके कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में एक नोब कनेक्टेड होती है बच्चों, आपने देखा होगा लैब के अंदर, और इस नोब को हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, मूव कराते हैं। तो इसको हम लोग स्लाइडिंग वायर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्लाइडिंग वायर रेजिस्टेंस मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइडर होता है, इसको हम लोग इसके ऊपर इस टाइप से कुछ मूव कराते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, ये जो स्लाइडर है यहाँ पे कनेक्ट होता है इस वायर से, ठीक है, और इसके थ्रू ये मेटल होता है, इसके थ्रू ये कनेक्शन होता है इस वायर के, इस वायर से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे, अगर ये मेरा स्लाइडर यहाँ कनेक्ट है तो मेरी वायर की केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ काम में आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ काम में आ रही है। तो करंट यहाँ से फ्लो होके, यहाँ से होके इसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, बैटरी के नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो मैंने स्लाइडर को इस तरफ मूव किया, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव किया, तो अगर मेरा स्लाइडर यहाँ आ गया बच्चों, अगर मेरा स्लाइडर यहाँ आ गया तो मेरी वायर की लेंथ यहाँ तक काम में आ रही है, मतलब लेंथ मेरी डिक्रीज हो गई, तो यानी रेजिस्टेंस भी मेरा डिक्रीज हो गया। अगर हम लोग इस स्लाइडर को राइट में लेके जा रहे हैं, यहाँ पे लेके आए, अब मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ बच्चों काम में आ रही है, लेंथ इंक्रीज हुई, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, यानी कि हम लोग स्लाइडर की हेल्प से क्या करते हैं, सर्किट के रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, अब ये जो रियोस्टेट है ये लैब में हम लोग क्यों काम में लेते हैं, तो बच्चों लैब में हम लोग इसलिए काम में लेते हैं, पहली बात कि ये जो रियोस्टेट होता है ये हमेशा कैसा होता है बच्चों, बल्कि होता है, बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है, उसका वेट भी ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा भी होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, सर्किल की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है, सर्किट को बड़ा कर देता है, तो ये थोड़ा कैसा होता है बच्चों, बल्कि होता है। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं कि ये कॉस्टली भी होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये बड़ा होगा, इसकी साइज बड़ी होगी, ये तो कॉस्टली भी होगा। ठीक है, और तीसरा इसमें होता है बच्चों नो वाइड रेंज। यहाँ पे आपको इसके अंदर कोई ज़्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको इसकी कोई रेंज, ज़्यादा रेंज नहीं मिलती, डिफरेंट वेराइटीज़ आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो इसलिए हम लोग केवल इसको कहाँ काम में लेते हैं, इसको हम लोग केवल लेबोरेटरी में काम में लेते हैं। ठीक है, लैब्स वगैरह में काम में लेते हैं। ओके, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसको लैब में काम में लेते हैं। अब दूसरा हमारे पास में होता है बच्चों कार्बन रजिस्टर्स। आजकल जो रजिस्टर्स हम लोग काम में लेते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। अब ये जो कार्बन रजिस्टर्स बने होते हैं बच्चों, ये बने होते हैं किसके, या तो बने होंगे कार्बन के। ठीक है, कार्बन के साथ में हम लोग मिक्स करते हैं बच्चों ब्लैक रेजिन, कार्बन के अंदर मिक्स करते हैं हम लोग ब्लैक रेजिन, और इसके अंदर हम लोग थोड़ी बहुत मिक्स करते हैं बच्चों क्ले। ठीक है, तो इनके मिक्सचर से बनते हैं हमारे पास में कार्बन रजिस्टर्स। ओके, अब कार्बन जो रजिस्टर्स होते हैं बच्चों ये बल्कि है, तो जो कार्बन रजिस्टर होता है वो कैसा होता है, वो कॉम्पैक्ट होता है। कैसा होता है बच्चों, वो कॉम्पैक्ट होता है, वो सर्किल की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देता है बच्चों, डिक्रीज कर देता है, बहुत छोटे साइज में होते हैं, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, सेकंड ये कॉस्टली है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा होता है बच्चों, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कैसा होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फिर आप कह सकते हो ये कैसा होता है, सस्ते होते हैं। ठीक है, नो वाइड रेंज, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारी वाइड रेंज अवेलेबल होती है इनकी, बहुत सारे तरह के ये आपको डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं, तो वाइड रेंज अवेलेबल होती है। ओके, तो इसलिए हम लोग जो रजिस्टर्स काम में लेते हैं, आजकल रजिस्टर्स काम में लेते हैं कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, अब बच्चों जो कार्बन रजिस्टर होता है उसकी शेप कैसी होती है, देखिए यहाँ पे कोई भी जो कार्बन रजिस्टर होता है बच्चों, यहाँ पे उसकी शेप होती है कुछ इस टाइप में, सिलेंड्रिकल टाइप में। ओके, अब ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर कितनी रिंग्स होती है बच्चों, इसके ऊपर 4 रिंग्स होती है। ये पहली रिंग हो गई,
ये सेकंड रिंग हो गई, ये थर्ड रिंग हो गई और ये फोर्थ रिंग हो गई। ठीक है, तो किसी भी कार्बन रजिस्टर की शेप जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है और इसके ऊपर हमेशा 4 रिंग्स होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, और उस कलर से हम लोग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं कलर कोडिंग, है ना। तो अब हम लोग सीखते हैं कि अगर हमें कोई भी कार्बन रजिस्टर गिवन है तो उसकी वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो बच्चों किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से हम लोग इस टेबल को ड्रॉ करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको यहाँ पे लर्न करना है कलर, उसके बाद में हम लोग सेकंड कॉलम लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड कॉलम हम लोग लेते हैं मल्टीपल ऑफ 10th यानी 10th पावर, 10th की पावर लेते हैं, और फोर्थ कॉलम में हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे टॉलरेंस। ओके, अब ये जो कलर्स होते हैं बच्चों एक सीरीज होती है, इसकी ये सीरीज आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए। इस कलर को मैं लिखता हूँ, सबसे पहले कलर होता है बच्चों यहाँ पे ब्लैक, उसके बाद होता है ब्राउन, उसके बाद होता है रेड, नेक्स्ट कलर होता है ऑरेंज, नेक्स्ट येलो, नेक्स्ट कलर होता है ग्रीन, नेक्स्ट कलर होता है बच्चों ब्लू, और नेक्स्ट कलर होता है यहाँ पे वॉयलेट, नेक्स्ट कलर होता है बच्चों यहाँ पे ग्रे कलर, इसके बाद होगा वाइट कलर, नेक्स्ट कलर होगा यहाँ पे गोल्डन, नेक्स्ट कलर होता है बच्चों यहाँ पे सिल्वर, और फाइनली होता है यहाँ पे नो कलर। ठीक है, तो बच्चों ये एज इट इज सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर। बच्चों यहाँ पे इसको लिख देता हूं मैं गोल्डन, इसको थोड़ा सही लिखता हूं, ये हो गया गोल्डन। ठीक है, ओके, अब हम लोग यहाँ पे लर्न करना है सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर में आपको स्टार्ट करना है हमेशा 0 से, सिंपल सा है, आप 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में बच्चों ये हो गया डैश डैश डैश, मतलब ये जो कलर्स होंगे ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे 10th पावर की, 10 के पावर की। तो बच्चों ये 0 है तो ये हो गया 10⁻0, ये 1, ये 10⁻2, ये 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9, ये बच्चों एज इट इज रहेगा आपका डैश। ओके, हाँ स्टैंड आप अगर थोड़ा सा इसको और एनसीईआरटी में गिवन है, अगर थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सटेंड करना चाहें तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 10⁻1 और 10⁻2। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस हमारे पास में केवल 3 कलर्स के लिए होती है बच्चों, एक होती है गोल्डन के लिए, और गोल्डन की टॉलरेंस होती है बच्चों ±5%, सेकंड होती है सिल्वर की जो कि गिवन होती है ±10%, और लास्ट होती है नो कलर यानी कि ये होगी आपकी ±20%। ओके, टॉलरेंस आपको ये बताता है कि कितना परसेंटेज एरर हो सकता है रजिस्टर में। ±5% का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू +5% भी हो सकती है या -5% भी उसमें वेरिएशन हो सकते हैं। मतलब जैसे आपने किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज करो 100 ओम है तो उसकी वैल्यू 105 ओम से 95 ओम तक की उसके अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं। तो उसकी वैल्यू 95 ओम से 105 ओम के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसकी टॉलरेंस। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए ये जो कलर इसको लर्न कैसे करते हैं, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफेद, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ओके, देखिए बच्चों इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, इसको हमने लिखा BBROY, BBROY, G को हमने लिखा बच्चों यहाँ पे ग्रेट, B को मैंने लिखा यहाँ पे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, V वेरी, G यानी बच्चों यहाँ पे हो गया गुड, W यानी यहाँ पे हो गया वाइफ। ओके, एंड इसको मैंने एज इट इज लिखा यहाँ पे गोल्डन, एज इट इज लिखा मैंने इसको यहाँ पे सिल्वर, और नो कलर को एज इट इज लिखा यहाँ पे हमने नेकलेस। देखो बच्चों सिंपल सा तरीका है, बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन, सिल्वर, नेकलेस, यानी कि बेबी रॉय आप सिंपल लर्न कर सकते हो, बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के बेबी रॉय हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, कि ग्रेट ब्रिटेन के बेबी रॉय की एक बहुत सुंदर बीवी है जिसने कैसा नेकलेस पहन रखा है बच्चों, गोल्डन और सिल्वर कलर का नेकलेस पहन रखा है। तो आप सिंपल लर्न कीजिए इसको, बेबी रॉय ये नेम हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, हो गया यहाँ से यार। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस पे हम लोग क्वेश्चंस किस टाइप में आते हैं। ओके,
जैसे हमें बच्चों गिवन है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में कोई भी कार्बन जो रजिस्टर होता है, कार्बन रजिस्टर, उसमें कितनी रिंग्स होती है बच्चों, उसमें हमारे पास में 4 रिंग्स होती है। ओके, ये हो गई रिंग नंबर 1, ये हो गई रिंग नंबर 2, ये हो गई रिंग नंबर 3 एंड ये हो गई जो थोड़ी गैप में होती है बच्चों, ध्यान रखना रिंग नंबर 4 थोड़ी सी गैप में होती है, 3 और 3 के बाद में थोड़ा गैप पे होती है, ठीक है, रिंग नंबर 4। बच्चों ध्यान रखें, फर्स्ट और सेकंड जो रिंग होती है वो आपको बताती है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी फर्स्ट और सेकंड रिंग बताती है आपको सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड जो रिंग होती है यहाँ पे, थर्ड रिंग ये बताती है आपको 10th पावर, यानी 10th की पावर कितनी है। एंड फाइनल जो फोर्थ रिंग है बच्चों, ये बताती है आपको टॉलरेंस कितनी है। फोर्थ रिंग आपको बताती है यहाँ पे टॉलरेंस कितनी है। ओके, आइए जल्दी से हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये जो रिंग है इसके कलर कुछ भी हो सकते हैं बच्चों। पहली रिंग का कलर मुझे गिवन है रेड, सेकंड रिंग का कलर मुझे गिवन है बच्चों यहाँ पे ग्रीन, थर्ड रिंग का कलर मुझे गिवन है यहाँ पे ब्लू एंड फोर्थ रिंग बच्चों ध्यान रखिए, जो फोर्थ रिंग होती है वो किसके लिए होती है, टॉलरेंस के लिए होती है। और टॉलरेंस में हमारे पास में केवल 2 ही कलर होते हैं बच्चों, या तो गोल्डन या सिल्वर। तो फोर्थ रिंग या तो गोल्डन कलर की होगी बच्चों, या कैसी होगी, सिल्वर कलर की होगी, या फिर नो कलर मतलब होगी नहीं, ओनली 3 रिंग्स होगी। तो बच्चों ध्यान रखें, अगर 3 रिंग्स हैं तो फोर्थ रिंग हमेशा आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे नो कलर, यानी इसकी टॉलरेंस आप कितनी पुट करेंगे, ±20%। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फोर्थ रिंग है इसका कलर आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पे सिल्वर कलर। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, देखिए पहली और दूसरी रिंग मुझे बताती है सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहली रिंग है बच्चों मेरा रेड, तो रेड के करस्पॉन्डिंग जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो बच्चों कितना है 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2। नेक्स्ट सेकंड रिंग की हम लोग बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड रिंग ग्रीन कलर की है बच्चों, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग फिगर कितना है 25, तो इसको मैंने एज इट इज लिखा बच्चों 25। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं 10th पावर मल्टीप्लायर, मतलब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई हो गया ये। अब आपको देखना है थर्ड रिंग, थर्ड रिंग आपको क्या बताती है बच्चों, 10th की पावर। तो थर्ड रिंग ब्लू कलर है और ब्लू के करस्पॉन्डिंग 10th की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 6, तो ये हो गया 10⁻6। एंड फोर्थ रिंग आपको बताती है बच्चों टॉलरेंस, फोर्थ रिंग आपके सिल्वर कलर की है और ये बताएगी आपको टॉलरेंस जो कि हो गया आपका ±10%। तो यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 25 × 10⁻6 ±10%, और ये आपको किस में मिलने वाला है बच्चों, ओम में मिलने वाला है। आया समझ में। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस बनते हैं और इसके लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि ये टेबल आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे हमने कार्बन कोडिंग, कलर कोडिंग से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब ऐसा भी हो सकता है, इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपको किसी भी रजिस्टर की वैल्यू गिवन हो और आपसे पूछे कि उस रजिस्टर की कलर कोडिंग बताइए, मतलब वैल्यू से आपको कलर्स को फाइंड आउट करना है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आइए सपोज करो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया बच्चों 71 × 10⁻9 ±5%। बच्चों ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल से इस कार्बन रेजिस्टेंस की इस वैल्यू से आपको इसकी कलर कोडिंग आपको पहचाननी है। ठीक है, कि फर्स्ट रिंग का कलर क्या होगा, सेकंड रिंग का कलर क्या होगा, थर्ड रिंग का कलर क्या होगा और फोर्थ रिंग का कलर क्या होगा। चलिए बच्चों यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट रिंग की। फर्स्ट रिंग सिग्निफिकेंट फिगर बताता है 7, तो 7 के करस्पॉन्डिंग कलर कौन सा होगा बच्चों, वॉयलेट। तो फर्स्ट रिंग जो मेरी होगी वो वॉयलेट कलर की होगी। ओके, सेकंड रिंग की बात करें हम लोग 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, सेकंड रिंग भी, तो 1 के करस्पॉन्डिंग हो गया ब्राउन, तो सेकंड रिंग भी हो गई यहाँ पे हमारी ब्राउन कलर की। थर्ड हम लोग बात करें थर्ड रिंग की 10⁻9, तो 10⁻9 थर्ड रिंग बताता है 10th की पावर 10⁻9, यानी कि ये बच्चों यहाँ हो गया वाइट कलर। ठीक है, 9 है ना ये, तो ये हो गया वाइट कलर, तो थर्ड रिंग हो गई अपनी वाइट कलर की। एंड बच्चों फोर्थ रिंग होगी, टॉलरेंस बताती है 5%, एंड 5% किसके लिए होता है बच्चों, गोल्डन कलर के लिए। तो ये एज इट इज मुझे यहाँ पे मिल जाएगी गोल्डन कलर। आया समझ में। तो इसका रिवर्स क्वेश्चन भी इस तरीके से आ सकता है। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर। आपको मैं एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा हूँ, आपको बताना है इसकी कलर कोडिंग क्या होगी। ठीक है बच्चों, गिवन है 1 ± 10%, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी होगी, 1 ± 10%, ये ओम में गिवन है। ठीक है, ये एक रजिस्टर है, इसकी कलर कोडिंग जल्दी से बताइए कितनी होगी। बच्चों अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1,
तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो कलर हो गया वो कौन सा हो गया, ब्राउन। तो एक रिंग हो गई इसके अंदर ब्राउन और सेकंड रिंग हो गई इसके अंदर 10%, यानी कि ये हो गई सिल्वर। तो बच्चों आंसर आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी कार्बन रजिस्टर में मिनिमम कितनी रिंग्स होती है, ऑलवेज 3 रिंग्स होती है मिनिमम। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रिंग तो ऑलवेज होगी बच्चों इसमें, ठीक है। अब फोर्थ रिंग हो भी सकती है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है नो कलर है या नहीं। लेकिन बच्चों यहाँ पे 10% गिवन है, मतलब फोर्थ रिंग भी है, ठीक है। अब आपको क्या सोचना पड़ेगा कि ये जो 1 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए 0 1 इंटू 10⁻0 प्लस माइनस 10%, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 1 इंटू 10⁻0। बच्चों 10⁻0 का मतलब कितना हुआ, 1। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 1 इंटू 1, यानी कि 1 प्लस माइनस 10%, यानी कितनी रिंग हो गई मेरे पास में, 4 रिंग्स हो गई, 0। यानी सबसे पहला जो कलर होगा बच्चों यहाँ पे मेरा ब्लैक होगा, फर्स्ट रिंग मेरी यहाँ ब्लैक कलर की होगी। 1 यानी सेकंड रिंग जो होगी मेरी यहाँ पे ब्राउन कलर की होगी, ठीक है। 10⁻0 बच्चों वापस यहाँ पे थर्ड रिंग जो मेरी होगी वो ब्लैक कलर की हुई, और फाइनली 10% मतलब ये जो कलर होगा ये कैसा होगा, यहाँ पे सिल्वर कलर होगा। तो मेरी जो रिंग्स आई वो आ गई ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक एंड सिल्वर। ओके, यहाँ तक आया समझ में आपको। तो ये कंप्लीट हो गया अपना कार्बन रजिस्टर। बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ होता है बच्चों V प्रोपोर्शनल टू I, उसकी लिमिटेशंस क्या होती है। बच्चों ध्यान रखें, हमने ओम्स लॉ की जब डेफिनेशन बोली थी, हमने बोली थी कीपिंग फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर आपने फिक्स रखा, प्रेशर आपने फिक्स रखा, लेंथ को आपने वेरी नहीं किया, एरिया को आपने वेरी नहीं किया, तो किसी भी वायर का जो रजिस्टेंस है वो ऑलवेज कैसा रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की बात करें, जब हम लोग किसी वायर में कंटिन्यूसली जब करंट फ्लो होता है बच्चों, जब कंटिन्यूसली किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि अगर आप जब किसी कंडक्टर्स को आपस में किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और बच्चों जब हीट जनरेट होती है तो उससे उस वायर का टेम्परेचर वेरी करता है, और जब उस वायर का टेम्परेचर वेरी करेगा तो ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन है बच्चों वो सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी कि जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो आप कह सकते हैं उस वायर का रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, और आप कह सकते हैं कि उस केस में V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, ओम्स लॉ लोअर टेम्परेचर के लिए वैलिड होता है। अगर हायर टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो वहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास में डिवाइसेस कितने टाइप की होती है बच्चों, डिवाइसेस यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप की होती है। पहली होती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। पहली डिवाइसेस होती है बच्चों यहाँ पे ओमिक डिवाइसेस, एंड सेकंड होती है यहाँ पे नॉन ओमिक डिवाइसेस। बच्चों ओमिक डिवाइसेस का मतलब होता है कि जिनमें V प्रोपोर्शनल टू I होता है, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ओबे ओम्स लॉ। बच्चों जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो करती है उन्हें हम लोग बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। और जिनमें V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है बच्चों, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, और ये डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, ओके। और ये डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, ठीक है। अब ओम्स लॉ फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि अगर इन डिवाइसेस के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें I और V में, करंट और वोल्टेज में, ओके। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं I और V में तो लाइन कैसी आनी चाहिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। बच्चों ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अपना जो ग्राफ है बच्चों वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, I प्रोपोर्शनल टू कितना है V। लेकिन हाई टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो ग्राफ हमारा थोड़ा सा बेंड हो जाता है, यानी कि अब मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ की लिमिटेशन, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है, ग्राफ हमारा बेंड क्यों होता है टूवर्ड्स V, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए बच्चों अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाने से हीट जनरेट होती है, यानी सर्किट में हीट जनरेट होगी, ठीक है। अब किसी भी मेटल का, अगर हम लोग किसी भी मेटल के रेजिस्टेंस की बात करें, किसी भी मेटल का जो रेजिस्टेंस है बच्चों R,
वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों ध्यान रखें, मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चों, करंट को कंट्रोल करता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी, तो बच्चों यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और ग्राफ कहाँ बेंड होगा, टूवर्ड्स वोल्टेज की तरफ बेंड होगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल होता है बच्चों, ओमिक डिवाइसेस का जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं ऑल मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, वो किसका एग्जांपल होते हैं बच्चों, ये एग्जांपल्स होते हैं ओमिक डिवाइसेस का। लेकिन ये एक लिमिटेड टेम्परेचर तक ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और सेकंड हम लोग बात करें जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब जिनके लिए आई और वी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, और इसका एग्जांपल होता है बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो कि हम लोग एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है बच्चों डायोड हो गया, आपने सुना होगा, ट्रांजिस्टर हो गया। ये कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, या फिर आप कह सकते हैं जिनके लिए आई और वी के बीच में ग्राफ का भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओके, तो अगर हम लोग नॉन ओमिक डिवाइसेस में ग्राफ ड्रॉ करें आई वर्सेस वी, तो हमें ग्राफ मिलता है बच्चों कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, चलिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट ग्राफ की हम लोग बात करते हैं, जो कि हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं किसके लिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए। और ये जो ग्राफ है ये एनसीईआरटी यानी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और इसके ऊपर एनसीईआरटी में गिवन है ये ग्राफ, और इसके ऊपर बोर्ड में कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को आपको एज इट इज यहाँ पे लर्न करना है बच्चों। यहाँ पे आपने लिया करंट आई और यहाँ लिया आपने वोल्टेज वी। ठीक है, अगर गैलियम आर्सेनाइड के लिए हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ग्राफ मिलता है बच्चों यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ये हमें ग्राफ मिल गया। ठीक है, अब ग्राफ में ये जो रीजन होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो बच्चों ये जो रीजन होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। बच्चों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, अगर मेरे पास में वी और आई के बीच में ग्राफ गिवन है, ठीक है, अगर मुझे वी और आई के बीच में ग्राफ गिवन है और जब इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो आपको पता है कि अगर वी आई ग्राफ का हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसका स्लोप फाइंड आउट करें बच्चों किसी भी पॉइंट पे, तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और ये वाला एंगल देखा यहाँ से विद हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विद हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने एंगल देखा। अगर आपका एंगल 90 डिग्री से कम आता है तो आप कहते हैं कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब इस वाले केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो बच्चों कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर इसी ग्राफ को मैं कुछ इस टाइप से ड्रॉ करूं, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया आई और यहाँ ड्रॉ किया बच्चों मैंने वी, इस ग्राफ को मैं इस टाइप से ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आपका जो एंगल आएगा बच्चों थीटा लेस देन 90 डिग्री आएगा, और इस पॉइंट का मैं टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पे जो आपका एंगल आएगा बच्चों वो मोर देन 90 डिग्री आएगा। ठीक है, और अगर आपका स्लोप यानी कि एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है तो आप कहते हैं कि स्लोप कैसा होता है, टेन थीटा कैसा होता है बच्चों, वहाँ पे टेन थीटा मोर देन 90 डिग्री पे टेन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे स्लोप आपका नेगेटिव है। और स्लोप और आई वी कर्व का जो स्लोप होता है बच्चों वो बताता है आपको रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव होगा, और यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को यहाँ पे आपको एज इट इज लर्न करना है। ओके, तो ये पढ़ा हमने बच्चों आज रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, हमने टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़ लिए, और हमने पढ़ लिया डिवाइसेस ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, अलॉयज के लिए एंड इंसुलेटर्स के लिए। ओके, थैंक यू।